चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं द हिंदू आज का। जो कि वैसे आप देख सकते हैं हम लोगों को किन किन समस्याओं ने घेर रखा है। इस समय बुरा समय चल रहा, बट आप लोग कोई भी बच्चा, अच्छा एक चीज बताओ यार, जब लाइव पढ़ाता हूँ तो व्यूज जाते हैं 20,000 तक चले जाते हैं। अभी अभी के वैसे तो बहुत जाते थे, 40,000 भी गए, 60,000 भी गए। अभी जो इस महीने का बता रहा हूँ, जो छुट्टियों वाला महीना है, 14,000 जाते थे, 16,000 जाते थे, 17,000। अब लाइव नहीं आ रहा हूँ तो 6,000 जाते हैं, 9,000। तो क्या मेरी पढ़ाई महत्वपूर्ण है कि लाइव आना महत्वपूर्ण है यार? ये चक्कर क्या है? ये चक्कर मेरी समझ में नहीं है। एक बार कभी समझाना, ठीक है? बहुत बहुत चलो बच्चों, शाबाश, फटाफट। ऐड में एक बार कर चुका था, अब करूंगा नहीं। द हिंदू वैकल्पिक विषय में आज बच्चों क्या मिलने वाला है? तो आज वैकल्पिक विषय पॉलिटिकल साइंस में बहुत जबरदस्त आपको देने वाला हूं। पॉलिटिकल साइंस में आपको देने वाला हूं पैसिव डिप्लोमेसी। अब थोड़ा इंग्लिश वर्ड सीखिएगा, पैसिव डिप्लोमेसी एंड उसके साथ साथ एक्टिव डिप्लोमेसी। आज पैसिव एंड एक्टिव डिप्लोमेसी आप लोगों को देने वाला हूं, एक ये देने वाला हूं। तो ठीक है ना, पैसिव डिप्लोमेसी एंड एक्टिव डिप्लोमेसी। तो आज ये डिप्लोमेसी के बड़े मस्त कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा। सिक्योरिटी डिप्लोमेसी देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं? सिक्योरिटी डिप्लोमेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी डिप्लोमेसी? सुरक्षा कूटनीति, ये सब। तो बहुत बढ़िया मजा आएगा पॉलिटिकल साइंस वालों को। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ अब बाकी और तो नहीं, इथिक्स में ऐसे में कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी चीज़ जो हम लोग जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, ठीक है ना? क्या है? ये जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए बहुत 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 अच्छी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, उनके पेपर 2 के लिए, उनके पेपर 2 के लिए। और जिसमें हम भारत में गरीबी और कुपोषण पर एक बहुत गहरी चर्चा करने वाले हैं। तो ये दोनों के लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है? ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ से आप चल सकते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार, ठीक है? और बस एक हफ्ते की हमारी समस्या बच्चों, 1 वीक हमसे बोला गया है, इसके बाद फिर चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी, घबराना नहीं। तो आज अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज़्यादा IQ IP के लिए इंडियन एक्सप्रेस में गुंजाइश थी नहीं। यही देखिए, एक दिन इंडियन एक्सप्रेस आ गया तो कितने एडिटोरियल आ गए, फिर नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। हिंदू में 3 एडिटोरियल शानदार जानदार ये हैं, और ये इतनी सारी न्यूज़ हैं। PIB तो एक बस ऐसे ही है कि जो देश में कोरोना का ये लहर चल रहा है उसमें 70% क्या, यानी 69% केवल 8 राज्य कर रहे हैं। बस ऐसे जानकारी के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 दिसंबर से जो भी बच्चे अपनी UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरे साथ फटाफट कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाइए। प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दोनों में इसके लाइव कोड के साथ आप आ जाइए। ऑप्शनल के लिए आपको अलग से एडमिशन लेना पड़ता है। हिंदी लिटरेचर में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? और 6 मंथ और 12 मंथ, जहां भी आपका मन करे आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लाइव कोड, ये कोर्सेज आपको मिलेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आप खुद पढ़ लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। द ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ अल्टरनेटिव ट्रूथ, मैं इसी पर बड़ा खुश था। और मैंने कॉल देखी नहीं और मेरी आवाज़ बड़ी डिस्ट्रैक्ट कर रही थी आप लोगों को, यहीं से अपना लेक्चर खराब हो गया था। बट बच्चों बहुत मजा आने वाला है, दिस इज द आसम टॉपिक, ठीक है? द ग्लोबल कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 1 वीक के बाद आपका लाइक और व्यूज भी वैसे। ना ना बच्चों, मैंने आपकी राय ली। मैं बच्चा, लाइक और व्यूज तो मेरे लिए मैटर ही नहीं करते, डजेंट मैटर। एक भी ना आए, एक भी नहीं, मैंने लिख दिया, आप लोग 0 कर दीजिए। यार जो टीचर अपने आप को 0 मानता ही हो, उसके लिए 0 की इंपॉर्टेंस कोई समझ क्या सकता है? 0 0 0, जब मैं 0 ही मानता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, ठीक है ना? इसलिए नहीं कह रहा हूं कोई, क्योंकि देखिए एक अध्यापक का काम है अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना, जो अभी आपको इस टॉपिक में लग जाएगा। इस टॉपिक को आपने पढ़ा होगा, आप जैसे भी जहां भी हो, एक बार आप तुलनात्मक रूप से चेक करिएगा।
इस टॉपिक को मैं आपको कितनी अंतरतम यात्रा कराने वाला हूं, अल्टरनेटिव ट्रुथ। यानी आप सत्य शब्द को पढ़ते हैं, आप सत्य शब्द से परिचित हैं, मैं वैकल्पिक सत्य की एक दुनिया की तरफ लेके जा रहा हूं। वैकल्पिक सत्य जो एडिटोरियल में है, और इनसे बेस्ट ढंग से, जो यहां लिखा गया इससे भी बेस्ट ढंग से आपको जीएस के सारे पेपर से कनेक्ट करके, ठीक है ना। तो मेरा काम ये बच्चा, एक अध्यापक का काम, देखो मैं शुरू से ऑफलाइन का टीचर रहा, तो मुझे ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा नहीं है। और जो मुझे है, वो जो मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें दो बच्चों को जो एक्चुअल में उनके दिमाग को थोड़ी देर के लिए सोचने पर विवश करें कि यार हम ऐसा क्यों नहीं सोचे, इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों सोचा, हम क्यों नहीं सोचे। और जिस दिन आप इस व्यक्ति से आगे बढ़ गए ना, ये जो बैठा हुआ, इससे आगे बढ़ गए सोचने में, आप समझ लीजिएगा आप चैंपियन हो गए, फिर आपको कोई हरा नहीं पाएगा। ठीक है, बस यही तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने सब बच्चों से हार जाऊं। मैं यही चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चे मुझसे आगे निकल जाएं। बच्चे बताने लगे कि सर आपने एक पॉइंट कम बताया, ये भी होगा, बस समझ लो मेरी लाइफ का वो सबसे गोल्डन मोमेंट होगा। तो जीरो का तो मेरी लाइफ में बड़ा महत्व, तो मैं तो चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी मुझसे आगे निकल जाएं। ठीक है ना। मैं बहुत पॉजिटिव हूं बच्चा, ठीक है ना। मैं बहुत पॉजिटिव हूं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिव ट्रूथ्स। लेकिन उसके पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आज IQ IP एक नए ढंग से। इन प्रश्नों पे एक अच्छी चर्चा कैसे करें, इन प्रश्नों पर एक अच्छी चर्चा। कुछ प्रश्न है, जैसे ये प्रश्न आपने मेरे मुंह से कई बारी सुने होंगे, क्लियर है। देखिए 2013 क्या है, 2013 ये प्रश्न जरा देखिए, आप मूल्यों व नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं। चलिए अच्छी बात है भाई, मूल्य और नैतिकता से आप क्या समझते हैं। क्या करा, व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक भी होना किस प्रकार महत्वपूर्ण। अब जरा पकड़िएगा, इस पॉइंट को पकड़िए, व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिकता। अब आइए जरा टॉपिक पे आते हैं। ये जो अल्टरनेटिव ट्रुथ्स आप पढ़ने जा रहे हैं ना, ये व्यावसायिक सक्षम लोगों का ट्रुथ है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वर्ड को पकड़िए, भूल जाइए। व्यावसायिक सक्षमता, इसका मतलब होता है प्रोफेशनली आप बहुत कॉम्पिटेंट है, यानी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी का मतलब यू आर द बेस्ट अपने अपने प्रोफेशन में। चाहे आप राजनेता हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, या आप IAS और जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जो भी हैं, यानी आप क्या हैं, अपने प्रोफेशन में आप बेस्ट हैं, आपसे अच्छा, मतलब आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बेहतर ढंग से काम करते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है ना। और आप राजनीति में जीतते हैं, ठीक है, या अगर हारते भी हैं तो आप अपने आप को अपने समर्थकों के बीच में बेहतर ढंग से बनाए रखते हैं। डॉक्टर हैं तो भी, इंजीनियर हैं तो भी, दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। बट कह रहा है कि नैतिक होना क्यों महत्वपूर्ण है, नैतिक होना क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट तो हैं, लेकिन आप गलत चीजें ना करें। जैसे राजनेता हैं, तो अगर आप हार जाएं या जीत जाएं, या इलेक्शन का टाइम हो, तो आप गलत ढंग से चीजों को ना रखें। तो आज का एडिटोरियल इसी पर है, द ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ, जैसे ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ अल्टरनेटिव ट्रूथ्स। यानी क्या है बच्चों, पहले यहीं से कि वैश्विक, यानी कि वैकल्पिक सत्य की वैश्विक महामारी, जैसे कोरोना महामारी है, जैसे कोरोना क्या है, इस समय कोरोना ग्लोबल एपिडेमिक है कि नहीं है। वैसे ही यहां एडिटोरियल राइटर ने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है कि पूरे विश्व में कोरोना की तरह एक और महामारी है, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव ट्रूथ। क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव। अब थोड़ा मैं अल्टरनेटिव ट्रूथ आपको बता देता हूं बच्चों, होता क्या है। अल्टरनेटिव ट्रूथ का मतलब होता है सत्य का विकल्प ढूंढना, सत्य का विकल्प ढूंढना, यानी जो सत्य है, जैसे मान लीजिए सत्य का विकल्प ढूंढना। सत्य क्या है, सत्य है कि सदैव आपको क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। यानी सत्य क्या है कि सदैव सत्य बोलिए और वही करिए जो सबके हित में हो। किसी भी प्रकार की असमानता, दुराव, भेदभाव की कोई भी कार्रवाई मत करिए। लेकिन यहां पर विकल्प का मतलब क्या है कि हम भ्रष्टाचार करें, और भ्रष्टाचार करने के बाद ये कहें, ध्यान करिएगा, भ्रष्टाचार करें और भ्रष्टाचार करने के बाद कहें कि हमारे पास कोई विकल्प था नहीं,
और देखो हमने भ्रष्टाचार किया, लेकिन हमारे भ्रष्टाचार से बहुत लोगों का भला हो गया। तो दैट्स कॉल्ड अल्टरनेटिव ट्रुथ, यानी सत्य का एक विकल्प। क्या है? सत्य का एक विकल्प, वैकल्पिक सत्य, सत्य की जगह एक सत्य। तो यहां कहा गया कि विश्व में एक महामारी फैली हुई है, इस सत्य की, जिसका इन्होंने परीक्षण राजनीति के संदर्भ में किया। मेरे प्यारे बच्चों, राजनीति के संदर्भ में, तो यानी जो एग्जाम्पल लिया अपनी बात को प्रूफ करने के लिए राजनीति में, तो पॉलिटिक्स में ग्लोबल, ठीक है ना, समझिए महामारी, ठीक है। और क्या है? अल्टरनेटिव ट्रूथ्स। तो ये आप याद रखिएगा, यहां से आज हम चीजों को करने जा रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तो इस महामारी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अल्टरनेटिव ट्रूथ। अब आप कहेंगे सर आप इस पर इतना क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज कि व्यावसायिक सक्षमता है, बट नैतिक होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप गलत उदाहरण सेट कर देते हैं। जब आप वैकल्पिक ट्रुथ खोजते हैं तो आप गलत उदाहरण सेट करते हैं। और कहां सेट करते हैं? राजनीति पर विषय यह निर्भर है। तो राजनीति में आप गलत उदाहरण सेट करते हैं, आपकी इस राजनीति का अनुकरण पूरा विश्व करता है, ठीक है, या युवा करते हैं आपके यहां के, और एक गलत परंपरा चल पड़ती है। यह गलत परंपरा क्या करती है? अनेकों प्रकार से जो वर्तमान लोकतंत्र और उसकी संरचना है, इसको नुकसान पहुंचाती है। एडिटोरियल राइटर का यही कहना है, जिसे हम सारांश से समझ पाएंगे। यानी अगर हम ऐसा करते हैं तो डेमोक्रेसी को हम नुकसान पहुंचाते हैं, बस इतना याद रखिएगा। जब हम ऐसा करते हैं डेमोक्रेसी, और मेरे प्यारे बच्चों लोकतंत्र का मतलब क्या है? अगर आपसे कोई लोकतंत्र पूछे तो हम यही बताएंगे ना भाई, सरकार, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। आज एक टर्म मैं कहता हूं क्लास में अपने, चाहे कुछ भी ना, लेकिन देखो हम लोग भले इस बीच डिस्टर्ब चले, लेकिन कल हमने सोशल मीडिया बहुत अच्छा किया, परसों हमने एक और टॉपिक बहुत बढ़िया किया, आज हम ये कर रहे हैं, यानी हम नई नई चीजें सीख रहे हैं। तो अल्टरनेटिव ट्रुथ ये जरूर याद रखिएगा। क्यों? आइए देखते हैं। अब एक और प्रश्न पर विचार करिए। क्यों याद रखिए? प्रायः यह कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते। इस संबंध में आपका क्या मत? इधर देखिए, इधर देखिए, राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चलते, इस संबंध में आपका क्या मत? तो कह रहा प्रायः लोग कहते हैं, उससे हमें मतलब नहीं। ये मत बताओ कि कौटिल्य क्या कहते हैं, आप ये बताओ कि आपका क्या मत है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते। आपका क्या मत है? तो आप बताएंगे कि यदि वर्तमान विश्व को देखें तो एक अल्टरनेटिव ट्रुथ, वैकल्पिक सत्य को तैयार कर दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यही वैकल्पिक सत्य क्या है मैं एक शब्द में बता दूं, यहां नहीं लिखा, लेकिन हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले एक एडिटोरियल किया था ना, इंफॉर्मेशनल ऑटोक्रेसी, किया था कि नहीं किया था? सूचनात्मक निरंकुशता, इंफॉर्मेशनल ऑटोक्रेसी, किया था कि नहीं किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों यही चीज है, यानी कि मीडिया के समस्त संसाधनों का इस्तेमाल करके, मीडिया में मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या है? प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मनोरंजन मीडिया भी, यानी सिनेमा, दूरदर्शन, मनोरंजन मीडिया है, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, न्यू मीडिया है, जिसमें ब्लॉगिंग वगैरह को न्यू मीडिया कहा जाता है, ब्लॉगिंग वगैरह। तो आप देख सकते हैं, यानी मीडिया के समस्त स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन पर कुछ लोगों का नियंत्रण हो जाना। ये कौन लोग होंगे? जो टेक दिग्गज होंगे, जो तकनीकी रूप से सबसे ताकतवर होंगे, जैसे फेसबुक वगैरह। तो टेक दिग्गज ये राजनेताओं के साथ मिल जाएंगे और मिल करके क्या करेंगे? इन राजनेताओं और राजनीति के पक्ष पोषण के लिए समस्त इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशनल ऑटोक्रेसी। क्लियर हो गया? तो आप देखेंगे तो यहां इस एडिटोरियल में इसी अल्टरनेटिव ट्रुथ को खोजा गया है। यानी क्या खोजा गया है? एक फैक्ट पहले देख लेते हैं, अलग ढंग से आज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? क्या है वैकल्पिक सत्य? क्या है उसकी परिभाषा देख लीजिए। ट्रुथ इज नॉट ट्रुथ, यानी देख सकते हैं ये जो है, ये अपने डॉगी से कह रहे हैं कि जो ट्रुथ है वो ट्रुथ नहीं है, जो ट्रुथ है वो ट्रुथ नहीं है, यही वैकल्पिक ट्रुथ है।
एक बार बताएं प्लीज इस परिभाषा को समझे, चूंकि इसका इस्तेमाल मैं कई जगह समझाऊंगा, ये पहली बार। और एक चीज और बताएं, अल्टरनेटिव ट्रुथ की संकल्पना, ये संकल्पना, ये कॉन्सेप्ट हम पहली बार पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? अल्टरनेटिव ट्रुथ की संकल्पना पहली बार पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पहली बार पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? ध्यान फिर बताता हूं। अरे बेटा, अल्टरनेटिव ट्रुथ का मतलब होता है कि सही की जगह झूठ बोलना, सही की जगह झूठ बोलना, सही की जगह झूठ बोलना। फिर से समझिएगा। और फिर क्या कहना कि जो मैं झूठ बोल रहा हूं यही सही है, जो मैं झूठ बोल रहा हूं यही सही है। और अपने समर्थकों को इसी झूठ के साथ, अपने समर्थकों को इसी झूठ को सत्य का विश्वास दिला देना, सत्य का विश्वास दिला देना। अब तो समझ सकते हुए कि एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चा लोग, झूठ को सत्य के रूप में प्रस्तुत कर देना। तो वैकल्पिक सत्य, यानी देख सकते हैं एक व्यक्ति कार्टून में क्या कह रहा है। कार्टून को रीड करना सीखिए, कार्टून को रीड करना सीखिए, कार्टून को। यानी ये इससे कह रहे हैं कि ट्रूथ इज नॉट ट्रूथ, यानी जो ट्रूथ है वो ट्रूथ नहीं है भैया, जो हम कह रहे हैं वो ट्रूथ है। यानी ग्लोबल लीडरशिप में इस समय वैश्विक नेतृत्व में एक संकल्पना चल पड़ी है कि जो सत्य है वो सत्य नहीं, जो हम कह रहे हैं वो सत्य है। और इसके माध्यम से एक वैकल्पिक ट्रुथ की संकल्पना को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जब इस प्रकार की चीज मेरे प्यारे बच्चों कहां आएगी? उदाहरण आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पराजित राष्ट्रपति ने अपनी हार से इनकार करते हुए कहा कि वह वास्तव में जीते थे, वह वास्तव में जीते थे, बट उन्हें हरा दिया गया। यानी वो हार चुके हैं और बुरी तरह हार चुके हैं, बट वो इनकार करके आराम महसूस कर रहे हैं। दिस इज द एग्जाम्पल। अब जरा याद रखिएगा, ठीक है ना? अब आइए देखिए, यानी प्रायः यह कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते। इस संबंध में आपका क्या मत है? तो आप लिखेंगे, यदि अमेरिका के, देखिए इस आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे, इस आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे कि वर्तमान अमेरिका का चुनाव जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी से, या आप नाम नहीं लिखना चाहते लिख सकते हैं, इसमें नाम लिखने में कोई दिक्कत, यानी रिपब्लिकन उम्मीदवार अपने डेमोक्रेट उम्मीदवार से एक बड़े अंतर से पराजित हो चुके हैं, परंतु उन्होंने अपनी हार को अस्वीकार करते हुए यह कहा कि वह जीत गए हैं। और जो कमी है वो इलेक्टोरल सिस्टम में है, चुनावी करप्शन के कारण विपक्ष, मतलब जो विपक्षी हैं वो चुनाव में हेरफेर करके जीते हैं। और ऐसा वो बार बार हर मंच से कह रहे हैं और अपने समर्थकों में इस प्रकार का अल्टरनेटिव ट्रुथ डेवलप करने की प्रक्रिया में सफल भी हो रहे हैं। तो ये उदाहरण लिख करके, यानी इस प्रश्न का एग्जाम्पल से आप, इसी एग्जाम्पल से आप लिखेंगे और बताएंगे यह उदाहरण स्पष्टता इस बात को प्रमाणित करता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि राजनीति अल्टरनेटिव ट्रुथ की, वैकल्पिक सत्य की खोज करती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने समर्थकों को अपने साथ जोड़ करके रखना है। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है ना? समझ गए ये पॉइंट? तो इस हिसाब से आपको चीजों को समझने की आवश्यकता है। आई होप आप समझ गए। तो प्रायः इस संबंध में, यानी एक एग्जांपल। अब मुझे बताओ, हिंदू तो आपने पढ़ा, हो सकता है आपने हिंदू पढ़ लिया हो या आपने खुद पेपर उठा लिया, लेकिन क्या ये आपने पढ़ा कि जो ये एडिटोरियल आया है उसमें अल्टरनेटिव ट्रुथ को हमें किस प्रश्न में, किस टॉपिक में कैसे यूज करना है? क्या आपने ये पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो आप समझते रह जाइए कि आपको कितनी आवश्यकता है हम दोनों की, यानी कि मुझे आपकी और आपकी मुझे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और इधर देखिएगा, उदाहरण कह रहा, उदाहरण सहित, इधर देखो, उत्तर के लिए कहता उदाहरण सहित। इथिक्स के पेपर की सबसे बड़ी खासियत है
कि आप उदाहरण बताइए। उदाहरण मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, उत्तर में उदाहरण कहां से लाएंगे? उत्तर में उदाहरण कहां से लाएंगे? आज कई बच्चे मुझसे प्लस की क्लास में ले रहा था, तो कह रहे थे, इथिक्स की क्लास थी आज या कल शाम को थी, तो बच्चे यही कह रहे थे कि सर हमें तो फिलॉसफी का झांसा देके इथिक्स पढ़ा दिया गया, यानी कि फिलॉसफी ही इथिक्स है, जबकि ये उदाहरण कहां से आएंगे? आप देखिए ये उदाहरण, तो यही हिंदू है, ये एग्जाम्पल हमें उदाहरण से मिलेंगे। याद रखिएगा, ये उदाहरण हमें यहीं से मिलेंगे। अब देखिए, एक निबंध भी आया था सत्य। अच्छा, पहले इसी को कर लेते हैं। तो यानी आप टॉपिक समझ गए, अल्टरनेटिव ट्रूथ क्या है। बेटा कंटेंट कुछ नहीं था, मैं चाहता छोड़ सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं इसको। तो ये अल्टरनेटिव ट्रूथ क्या है आप समझ गए, इसका एग्जाम्पल क्या है आपको समझ गए। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं। ये बेटा इंग्लिश में हना आर्नट, इनका नाम क्या है? हना अरेंड, इनका नाम क्या है? हना अरेंड। ये एक क्या है? पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों, पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस वालों अलर्ट हो जाए। जीएस वाले भी, ये नहीं कि आप पॉलिटिकल साइंस वाले, जीएस वाले भी, यानी आप कुछ पढ़ने जा रहे हैं। ये बेटा पॉलिटिकल चिंतक हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, यानी राजनीतिक चिंतक हैं, जर्मन बॉर्न अमेरिकन, यानी कि जर्मनी में जन्म लिए, अमेरिका में है। तो अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, याद रखिएगा क्या है? अमेरिकन पॉलिटिकल राजनीतिक चिंतक, इनका नाम है हना अरेंड। ये क्या कहते हैं? इनका स्टेटमेंट इसी एडिटोरियल में, मेरी तरफ से नहीं भैया, इसी एडिटोरियल में, ट्रूथफुलनेस, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? क्या है, यानी क्या कह रहे हैं? ध्यान से, ट्रूथफुलनेस वाज नेवर काउंटेड एमंग द पॉलिटिकल वर्चूज। जरा गहराई से इस स्टेटमेंट को फील करिए। यानी क्या कह रहे हैं? सत्यवादिता, ये जो सत्यवादिता है मेरे प्यारे बच्चों, जो सत्यवादिता है, और आज हिंदी में इसीलिए नहीं कर पाए, माफी चाहूंगा, आप लोग बुरा मत मानिएगा, हिंदी में इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि अब ये एडिटोरियल हिंदी करने लायक था ही नहीं, उसमें मुझे काम का बस केवल इंग्लिश के वर्ड निकाल लिए गए। सत्यवादिता। और ये भी देखिए, मैं आपसे कहता हूं इंग्लिश में पढ़ाना हिंदू कितना आसान है। एक बार इस बात का आप लोग समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? इंग्लिश में पढ़ाना कितना आसान है हिंदू, उठा के चिपका दो, देख रहे हो कितना बढ़िया से आ जाता है, ना कुछ इधर ना कुछ उधर, ना कुछ सोचना ना कुछ आंचना, ठीक है ना? बट हिंदी में लाने में थोड़ा सा मुसीबत हो जाती। ट्रूथफुलनेस वाज नेवर, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग मुझे जब भी मेरे बारे में सोचा करिए, ये जरूर सोचा करिए कि आदमी 5:30 बजे सुबह उठ के इसको ट्रांसलेट करता है, तब आपके लिए उतना मैटर हिंदी में आ पाता है। तो ये आपको लगेगा कि आप 8:30 बजे या 9 बजे एक लेक्चर कर रहे हैं, तब आपको मेरी मेहनत दिखाई देगी। नहीं तो क्या होगा, बहुत से लोग हिंदू पढ़ा रहे हैं, आपको ये लगेगा कि यार ये आदमी तो कभी देर भी कर देता है, कभी ये भी कर देता है। लेकिन किसी दिन ट्रांसलेट करके चेक करिए, पूरा दिन अगर हिंदू के ट्रांसलेशन में आपको ना लग जाए तो कहिएगा। एकदम से हिंदी करना मुसीबत है, ठीक है? तो ये समझिएगा, तब थोड़ा सा मेरे प्रति और जो आपकी क्या है, जो संवेदनाएं हैं थोड़ा और अच्छी रहेंगी। अदरवाइज फिर ये लगेगा कि यूट्यूब की तरह कि भाई आया पढ़ाया, इसका काम है पढ़ाना। तो सत्यवादिता, ध्यान रखिएगा, सत्यवादिता, ट्रूथफुलनेस वाज नेवर काउंटेड अमंग द पॉलिटिकल वर्चूज। यानी जो राजनीतिक सद्गुण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या राजनीतिक नैतिकता होती है, वर्चू माने सद्गुण, क्या है? राजनीतिक सद्गुण। और राजनीतिक सद्गुण का मतलब क्या होता है? कि जो राजनेता हैं वो क्या करें? हमेशा सही के मार्ग का अनुसरण करें। और सही क्या है? सही का मार्ग का अनुसरण जब आप करते हैं उसे हम नैतिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जो राजनेता है सद्गुणों का अनुकरण करें, अगर वो सद्गुणों का अनुकरण करेंगे तो हम कहेंगे भाई वो नैतिक है। तो इन्होंने कहा कि सत्यवादिता राजनीतिक सद्गुणों में शामिल ही नहीं की जाती है, कभी भी शामिल नहीं की गई है। अब आइए जरा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए।
प्रायः यह कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते। अगर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं मेरे बच्चों, इस लाइन को अगर आपको कॉपी में क्लैरिफाई करना है, इस केवल एक पंक्ति को ध्यान से गहराई से विचार करिए, एक एक शब्द पर आपको काम करना है। अगर आप चाहते हैं हिंदी माध्यम रीजनल लैंग्वेज के बच्चे मुख्य धारा में आ सकें, तो प्रायः यह कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते हैं। इस लाइन को अगर क्लेरिफाई करना हो, आपके पास क्या स्टेटमेंट है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। प्रायः यह कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते हैं। क्या हना अरेंट के इस वक्तव्य से हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि हना अरेंट जो जर्मन बॉर्न यानी कि जो जर्मनी में जन्मे अमेरिकी राजनीतिक चिंतक हैं, उन्होंने कहा कि सत्यवादिता राजनीतिक सद्गुणों में कभी भी शामिल नहीं की जाती है, या सत्यवादिता राजनीतिक सद्गुण के रूप में नहीं गिनी जाती है। ठीक है ना? और यह कथन प्रायः यह कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते, इसको प्रमाणित करता है। क्या 100% इंटरलिंक हो गया कि नहीं हो गया? इनका स्टेटमेंट इस प्रश्न के प्रथम पार्ट के साथ क्या 100%, नॉट 99, क्या 100% लिंक्ड हो गया कि नहीं लिंक हो गया मेरा बच्चा लोग? ठीक है ना? हो गया 100%। अब आप समझ लीजिए। तो यानी हम हिंदू कहां पढ़ते हैं यार, हम तो पूरा यूपीएससी पढ़ रहे हैं हम लोग। इसलिए अपनी क्लास 2 घंटा क्या हो सकता है, किसी दिन 5 घंटे चली जाए, 6 घंटा चली जाए। आप देखिए कितना जबरदस्त इंटरलिंक हुआ है कि मैं आप सबसे कहता हूं, आपके पास कोई कंटेंट हो तो बताइए जहां पर यह लाइन स्पष्टता मिले कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते। वो आज मिला हमें, द हिंदू के एडिटोरियल में मिला कि राजनीति और नैतिकता नहीं चल सकते, ऐसा विद्वान अमेरिकी राजनीतिक चिंतक ने कहा है। ठीक है ना? तो आप देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा ये पार्ट कंप्लीट तैयार हो गया। अब आगे आते हैं। अब देखिए, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जो वैकल्पिक सत्य, बहुत बढ़िया टॉपिक, मजा आ गया मेरे प्यारे बच्चों। वैकल्पिक सत्य को बढ़ाने में, इधर आइए, सोशल मीडिया की भूमिका। वैकल्पिक सत्य को बढ़ाने में सोशल मीडिया की भूमिका। अब आप देख लीजिए, वैकल्पिक सत्य को बढ़ाने में सोशल मीडिया की भूमिका। यानी अब यहां वैकल्पिक सत्य क्या है कि राजनीति में हेर फेर करना और सोशल मीडिया। ठीक है ना? तो ये यहां पर कहा गया कि फेक न्यूज डेली, ये देखिए, यानी कि अखबार का नाम ही है फेक न्यूज डेली, मिसलीडिंग हेडलाइंस, यानी गलत प्रकार की हेडलाइंस, जिसे हम ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। और ये ब्रेकिंग न्यूज केवल मेन मीडिया में नहीं, सोशल मीडिया में भी ब्रेकिंग न्यूज है। हम लोगों का कोई भी वीडियो बिना थंबनेल के आपने देखा है? नहीं देखा, दैट्स कॉल्ड ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है ना? तो ये देख सकते हैं सोशल मीडिया का एग्जाम्पल 2016 में अमेरिका का जब यूके का जब ब्रेग्जिट हुआ था, यानी कि ब्रेग्जिट रेफरेंडम हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था, उस समय पर बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया ने प्ले किया था, जिसके कारण से ब्रिटेन जो है मात्र कुछ % के जनमत संग्रह से क्या हो गया, यानी कि ब्रेग्जिट कर पाया। युवा चाहते थे वो यूरोपियन यूनियन में रहें, लेकिन उनके तमाम कोशिशों के बाद भी मीडिया ने इस प्रकार से ब्रिटेन के गौरव, यानी ब्रिटेन के अतीत के गौरव को आगे प्रस्तुत किया कि अतीत वर्तमान के ऊपर प्रभावी हो गया। आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन था 2016, उसमें जबरदस्त इस्तेमाल किया गया। इधर देखिए इनके हाथ में क्या है, ये ट्विटर को अपने हाथ की एक लकीर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इनके इलेक्शन में भी सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ था, और भारत में आपको पता ही है मोदी जी भी इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। तो ये है, यानी ये टॉपिक हो गया आपका आज का टॉपिक जो था। देखिए एग्जाम्पल कितना बढ़िया आपके पास आ गया, क्लियर है। और आज के दौर में अगर इन प्रश्नों को लिखेंगे तो आपको सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशनल ऑटोक्रेसी, ये सब देखना पड़ेगा। अब एक निबंध एक बार बताएं बच्चा,
क्या एक बार स्पष्ट बताएं, क्या यह टॉपिक 100% क्लियर हो गया कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते? इस संबंध में आपका क्या मत है? क्या मतलब समझ गए कि नहीं? एक बार बताएं। क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया। अब एक निबंध देखिए, एक निबंध देखिए जिसको आपने शायद कभी हल करने की कोशिश ना की हो, या आपने देखा ना हो, या देखने की जहमत ना उठाई हो। सत्य की खोज केवल एक आध्यात्मिक समस्या हो सकती है। सर्च फॉर ट्रूथ कैन ओनली बी अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। अब देखिए भैया इधर आइए, इधर आइए। सत्य की खोज केवल, आपको बाउंड कर दिया, ठीक है ना, एक आध्यात्मिक समस्या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब क्या? यानी कि सत्य की खोज सबके लिए भैया, सत्य की खोज केवल कुछ लोग करें, सत्य की खोज केवल कुछ लोग करें जो आध्यात्मिक हैं। यानी जैसे महात्मा बुद्ध करें, महात्मा बुद्ध करें, गांधी करें, ये सत्य की खोज करें, ये सत्य की खोज करें, ठीक है ना। यह एक आध्यात्मिक समस्या हो, सत्य की खोज एक आध्यात्मिक समस्या हो सकती है। यानी कि खोज ये करें, बाकी तो सब अल्टरनेटिव ट्रुथ चल रहा है। क्या चल रहा है? अल्टरनेटिव। तो देखिए यहां पर भी ये सारी बातें आई। सर्च फॉर ट्रूथ कैन ओनली बी अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। हो सकती है, ऐसा नहीं कि है, हो सकती है। यानी कि जब समाज का एक बड़ा तबका, एक बड़ा हिस्सा वैकल्पिक सत्य को लेकर के आगे चलेगा, तो हम कह सकते हैं कि सत्य की खोज भौतिक जगत में संभव नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड में संभव नहीं है। इसलिए सत्य की खोज हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खोजनी पड़ेगी। यानी सत्य की खोज के लिए हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। यहां पर इस बात का प्रमाण क्या है जो हमने पढ़ा वैश्विक राजनीति में अल्टरनेटिव ट्रुथ, जिसे हम चाहे इंफॉर्मेशनल ऑटोक्रेसी कहें, इसे हम चाहे इंफॉर्मेशनल ऑटोक्रेसी कहें, याद रखिएगा, जिसे हम इंफॉर्मेशनल ऑटोक्रेसी कहें मेरे प्यारे बच्चों, या हम कहें कि ट्रुथफुलनेस कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं है। आई होप आप इस प्रश्न की जड़ को समझ पाए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं पूरा, बट इस प्रश्न की जड़ को हम समझ पाए कि सत्य की खोज केवल एक आध्यात्मिक समस्या हो सकती है। स्वाभाविक है, अगर प्रत्येक इस पृथ्वी पर रहने वाला राजनेता, इस पृथ्वी पर रहने वाला प्रशासक, वो किसी भी कॉन्टिनेंट का हो, किसी भी कंट्री का हो, वह किसी भी कंट्री का हो, किसी भी कॉन्टिनेंट का हो, अगर वह ऑल्टरनेटिव ट्रुथ की तरफ जाएगा, वो चाहे व्यवसायी हो, ठीक है, या किसी भी प्रोफेशन में काम करने वाला हो, तो स्वाभाविक है यह व्यवस्था, यानी जो सत्य है, यह केवल स्पिरिचुअल दुनिया में रह जाएगी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक इस तथ्य को पूर्णतया प्रमाणित करता है, और विश्व में जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं वह भी इसका स्पष्ट प्रमाण है। आई होप यह पॉइंट आप चल रहे हैं, सॉरी समझ गए। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो भी मजेदार है। इंग्लिश के वर्ड आएंगे बच्चा, लेकिन ये पूरी रिपोर्ट गजब का टॉपिक है। इतनी रिपोर्ट आपको सीखने को मिलेगी, मजा आ जाएगा। लेकिन अब ये मत कहिएगा इंग्लिश में क्यों है, मतलब हिंदी भी है बट रिपोर्ट इंग्लिश में है सारी, क्योंकि अब उसको रिपोर्ट को हिंदी में करना, तो आंकड़े हैं, ये आंकड़े पढ़ने जा रहे हैं, रिपोर्ट्स पढ़ने। जबरदस्त टॉपिक है। आइए विचार करिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, पहले IQ IP, इन प्रश्नों पे एक अच्छी चर्चा कैसे करें। ये GS4 इथिक्स का है। सामान्यता साझा किए गए तथा व्यापक रूप से मोर्चाबंद नैतिक मूल्यों, ठीक है ना, और दायित्वों के बिना। अब जरा दायित्व वर्ड को पकड़िए, नैतिकता को छोड़ दीजिए भी, दायित्व को पकड़िए। दायित्वों के बिना ना तो कानून, ना तो लोकतंत्रीय सरकार, ना ही बाजार अर्थव्यवस्था ठीक से कार्य कर पाएंगे। इस कथन से आप क्या समझते हैं? समकालीन समय के उदाहरण द्वारा समझाएं। क्या है? यानी सामान्यता साझा किए गए तथा व्यापक रूप से मोर्चाबंद नैतिक मूल्य। तो नैतिक यानी यहां इस प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों दो बातें पूछ रहा है कि भैया साझा करो। साझा मतलब शेयर, शेयर करना, यानी हम और आप, यानी आप नैतिक रहे, हम भी नैतिक रहे, ठीक है ना। यानी साझा करें हम नैतिकता, यानी कि हम भी अच्छा करें, आप भी अच्छा करें, हम भी शुभ का, गुड का साथ दें, आप भी गुड का साथ दीजिए।
अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोकतंत्र नहीं चलेगा, मार्केट अच्छा नहीं चलेगा, हर जगह या तो करप्शन होगा या कोई और बाधा होगी। तो यह हो गया नैतिक। लेकिन कह रहा दायित्वों भी, यानी दायित्वों को भी साझा करिए। बड़ा गंभीर पॉइंट है, दायित्वों को साझा करिए। जरा पकड़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, दायित्वों को साझा करिए। आइए जरा दायित्व में क्या है मैं जरा बताता हूं। आप रिपोर्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। तो माल न्यूट्रिशन अगर इंडिया में पढ़ने जा रहे हैं तो मुझे बताइए दायित्व आएगा कि नहीं आएगा? दायित्व किसका? आज अगर माल न्यूट्रिशन इतने बड़े स्तर पर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, खूब टाइम लेगा मेरा, ठीक है ना, ये टाइम लेगा खूब, ठीक है ना। अगर कुपोषण भारत में बड़े स्तर पर है तो दायित्व किसका बनता है? कुपोषण। अब देखिएगा कुपोषण किसका साझा, कुपोषण किसका दायित्व है? कौन साझा करेगा? चलिए बताइए कौन साझा करेगा दायित्व? ये साझा करेंगे, कौन साझा करेंगे? यानी सरकार, यानी वो योजना लेके आए। फिर कौन करेगा? प्रशासनिक अमला। दायित्व तो हम साझा कर रहे हैं बच्चों, मैं सिखा रहा हूं कैसे हम दायित्वों को साझा करते हैं। फिर प्रशासनिक वर्ग जो इन स्कीमों को निचले स्तर तक ले जाएगा। और फिर कौन करेगा? कारपोरेट करेगा। कैसे करेगा? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत करेगा। उसे भी साझा करना पड़ेगा क्योंकि तभी यह समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो कहने का, और फिर कौन करेगा? यानी जो आम नागरिक है, जो आम नागरिक है अगर वो सक्षम है तो वो साझा करेगा। उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो है ना, मौलिक कर्तव्य। तो कुपोषण है और दायित्व को साझा करना है इन सब लोगों को। और कहा गया तभी लोकतंत्र अच्छा चलेगा, तभी लोकतंत्र अच्छा चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, और तभी सारी चीजें चलेंगी। ऑब्वियस है। आप मुझे बताइए क्या लोकतंत्र, अगर माल न्यूट्रिशन कितनी बड़ी स्थिति रहेगी भारत में जो हम पढ़ने वाले की है गंभीर, और हम इधर देखिएगा तुलनात्मक रूप से जिन्हें हम कहते हैं कि भारत दक्षिण एशिया में सबसे मजबूत शक्ति है, तुलनात्मक रूप से कुपोषण में भारत अपने सभी दक्षिण एशियाई देशों से बुरी स्थिति में है। जिसे क्या कहते हैं? बुरी स्थिति में है, और जिसे अनेकों प्रकार की रिपोर्ट प्रमाणित करने वाले, जिसे अनेकों प्रकार की रिपोर्ट्स प्रमाणित करने वाले जो हम पढ़ने वाले। तो ऐसे में क्या लोकतंत्र अच्छा चल रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र अच्छा चल रहा है? चलिए बताइए। क्या डेमोक्रेसी अच्छी चल रही? नहीं चल रही, बुरी स्थिति। तो अगर लोकतंत्र अच्छा नहीं चल रहा है तो कैसे चलेगा? साझा करिए। क्या साझा करिए? दायित्व। अगर कुपोषण है तो दायित्व साझा करने का मतलब ये सभी स्तरों पर लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन करना पड़ेगा। आई होप आप पिक्चर क्लियर हो गई। बताएं 100% क्लियर बच्चा, फटाफट बताएं 100% क्लियर। ये प्रश्न 100% क्लियर। तो इसका मतलब क्या है? माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, हम आप ये पढ़ने जा रहे हैं घटनाक्रम, इसी पर पूरा जो है, ठीक है ना। और कैसे इसे हम बाहर करें, आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं, कैसे हम इसे बाहर करें। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कैसे हम इथिक्स का प्रश्न यहां से कर गए। आप मुझे बताएं इन प्रश्नों पर एक अच्छी चर्चा आप कैसे करेंगे? आपके पास क्या कंटेंट है? आप विचार करिए, आप विचार करते रहिएगा। कहां से लाएंगे? ये हिंदू ही है जो हमें और आपको हमारी राह तक ले जाएगा, हमारी राह तक ले जाएगा। याद रखिएगा, हमारी राह तक ले जाएगा। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक और प्रश्न है, वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का संकट, द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम, यह सद्जीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ इज ट्रेस्ड टू अ नैरो परसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ। यानी सद्जीवन, गुड लाइफ, शुभ जीवन, जिसे हम कह सकते हैं शुभ जीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा। ये संकीर्ण मतलब क्या होता है बच्चा? नैरो। नैरो का मतलब होता है ना, जैसे एक, जब कोई, जरा नैरो समझिएगा, जब आप किसी गली से निकलते हैं, याद रखिएगा ये गली है, जब आप किसी गली से निकलते हैं और इस गली में 2-3 लोग साथ, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा और एक इधर से और आ गया, तो आप कैसे, आपको टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है ना, बॉडी से बॉडी सटती है, इरिटेशन होता है, याद रखिएगा, तब आपको कितना बुरा लगता है।
ऐसे ही मस्तिष्क में और उसके बाद हमारे आचरण में एक गली बन जाती है। मस्तिष्क में और उसके बाद हमारे आचरण में एक गली बन जाती है जिसे हम संकरी गली कहते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, यानी कि हम सत्य को अपने ढंग से डिफाइन करते हैं, जिसे हम अल्टरनेटिव ट्रुथ भी कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो शुभ है उसे अपने ढंग से, यानी मेरा शुभ, मेरा सत्य, यानी कि जब मनुष्य अपने आप को केंद्र में रख लेता है और उसे लगता है कि जो वो कर रहा है वही सबसे अच्छा है, भले वो उसके ऑफिस में फॉर एग्जाम्पल इस व्यक्ति के ऑफिस में भले करप्शन पूरी तरह फैला हो, लेकिन ये करप्शन नहीं करता, यानी ये ईमानदार है, तो इसे लगता है कि यह इस सिस्टम में बहुत अच्छा है। ठीक है ना, इसे बोलते हैं सदजीवन की संकीर्ण धारणा, कि आपने सत्य को केवल अपने ना करने तक बाध्य रखा, जबकि जिस कार्यालय में आप काम करते हैं वह कार्यालय भ्रष्टाचार की बिसात पर बैठा हुआ है। तो इसी को बोलते हैं सदजीवन की संकीर्ण धारणा। तो सदजीवन की संकीर्ण धारणा यही है कि जब हम, चाहे राजनेता हो, चाहे प्रशासक हो, चाहे कारपोरेट हो, हम केवल नियमबद्ध रूप से अपना काम करते हैं और माल न्यूट्रिशन की इतनी बुरी स्थिति है उस पर हम विचार नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं आज माल न्यूट्रिशन बना हुआ है। तो उसके पीछे रीजन यही है कि हमारे राजनेताओं में, हमारे प्रशासकों में, हमारे कारपोरेट्स में, हमारे नागरिकों में नैतिक मूल्यों का संकट गहरे स्तर पर बैठा हुआ है। याद रखिएगा, तो वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का संकट क्या है? जब हम साझा नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? यानी अपने संसाधनों को, अपने गरीब भाई बहनों को, बीकर सेक्शन को, ये चीज आपको दिमाग में रख लेनी। आई होप आप टॉपिक समझ गए हैं। पॉवर्टी एंड न्यूट्रिशनल पॉलिसी एनालिसिस आप करने जा रहे हैं, यानी कि हम गरीबी और कुपोषण, जो गरीबी और पोषण की पॉलिसी होती है उसको पढ़ने जा रहे हैं और जबरदस्त करने जा रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस GS1 सोसाइटी, समाज में सिलेबस क्या है, गरीबी और विकासात्मक विषय, GS2 सोशल जस्टिस, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, एथिक्स में कराई चुका हूं। तो हम एक नीतिगत चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा थोड़ा इसमें टाइम लग जाएगा। हम एक नीतिगत चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों, पॉलिसी पर एनालिसिस करने जा रहे हैं। और आपको पता है क्वेश्चन यहां से भी पूछे गए हैं, इस वाले से भी, क्या कि यदि गरीबी को समाप्त करना है तो गरीबों को वंचितता के साइकिल से मुक्त करना। वो सब प्रश्न नहीं है, वो सब रिसर्च है कि UPSC आगे भी इसी प्रकार के गरीबी और गरीबियों जो डिप्रीवेशन का साइकिल है वहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप अगर तैयार रहेंगे तो मजा आ जाएगा। और ये निबंध है मेरे प्यारे बच्चों, निबंध है, एशे है, वितरण न्याय के बिना आर्थिक प्रगति अवश्य हिंसा को जन्म देती है। इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, देख सकते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज बाउंड टू ब्रीड बैलेंस, यानी कि बाध्य कर देगी कि हिंसा हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो समाज में हिंसा है, ये जो गरीब और भूखे लोग हैं, केवल कुछ पैसों में ही वह अराजक लोगों का सहयोग करने को तैयार हो जाते हैं। क्या आप हो जाते हैं? अगर कोई आपसे कोई गलत काम कराना चाहे, आप करेंगे? जी नहीं, आप मना कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? 100%। लेकिन एक भूखे व्यक्ति से अगर कोई भी उसके इमोशन को केवल कुछ संसाधनों से तोड़ सकता है, और वही संसाधन समाज में हिंसा का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। यह चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं, टॉपिक को समझते हैं। एक टेलीफोनिक सर्वे हुआ बच्चा, यानी टेलीफोन से सर्वे हुआ, ठीक है ना। कहां हुआ है? ये पश्चिमी बंगाल में सितंबर 2020 में बर्दवान जिले में हुआ। और इस टेलीफोनिक सर्वे में बड़ा सर्वे रहा, जो स्कूल के असेंबलियों में, स्कूल की असेंबली होती है ना, मतलब स्कूल में जो शब्द चर्चा में रहे, स्कूल की असेंबलियों में जो शब्द चर्चा में रहे मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या रहे? सभी स्कूलों में जहां पर भी टेलीफोनिक सर्वे हुआ कि विद्यार्थी बीमार महसूस करते हैं, वो क्या करते हैं? बेहोश होकर गिर जाते हैं, उनके पेट में दर्द रहता है। ये लगभग स्कूलों में, पूरे बर्दवान जिले के स्कूलों में
यह रिसर्च किया गया तो ये निष्कर्ष निकला। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये मिड डे मील खाना नहीं चाहते हैं। जरा बड़ी गहरी बात है, ये जो बच्चे हैं ये मिड डे मील का खाना खाना नहीं चाहते हैं, और जितने बच्चे हैं वो ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं लेते। इसका मतलब मुझे बताइए कि ये जो मिड डे मील का भोजन है, इस पर प्रश्न उठ रहा है कि नहीं हो रहा है? भोजन की क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर प्रश्न है बच्चों, है कि नहीं है? अरे भाई है कि नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो अब इसी चीज को लेकर के, यानी कि बच्चे गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, इसका मतलब है कुपोषित हैं, बट फिर भी आपका खाना नहीं खाना चाह रहे। तो बड़ी यहां पर एक सोचने वाली बात है, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? कुपोषण। तो कुपोषण क्या होता है, ये इसी एडिटोरियल में, एडिटोरियल आज मैंने कुछ नहीं लगाया इस एडिटोरियल में, मैंने अपनी तरफ से कुछ कंटेंट नहीं लगाया, ये बड़ा रिच एडिटोरियल था। कुपोषण एक व्यक्ति की ऊर्जा या मतलब जो भी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट होते हैं उनके सेवन में कमियों या असंतुलन को दर्शाता है। यानी कि जो आपको न्यूट्रिएंट चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स बच्चों, उनके असंतुलन को दर्शाता है, यानी नहीं है उनके जीवन में। अब आप देखिए, अगर एक व्यक्ति कुपोषित है तो क्या वो गरीबी का जो दुष्चक्र है इसके साथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र अब आप देख सकते हैं। फिर देखिए अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि उसके अल्प पोषण, अल्प पोषण देख लीजिए क्या क्या है इसमें। देखिएगा ये सारी चीजें जब आप समझेंगे तब आपको बेहतर ढंग से, ठीक है ना, तब आपको बेहतर ढंग से गरीबी, भूख, इन सब विषयों पर लिखना आ जाएगा। क्या है? ठीक है ना। तो कुपोषण या मल्प, इसे हम कह सकते हैं अल्प पोषण, ठीक है ना, अल्प पोषण। अंडर न्यूट्रिशन, अल्प, जितना चाहिए उससे कम है, और इसका परिणाम क्या होता है बेटा? स्टंटिंग। स्टंटिंग शब्द पढ़ा है आपने, ये वेस्टिंग, इसको ठीक कर लीजिए इंग्लिश में, वेस्टिंग, स्टंटिंग, वेस्टिंग पढ़ा है। स्टंटिंग का मतलब होता है आपकी जितनी आयु है यानी एज है, उसके अनुकूल आपकी जो हाइट है वो कम है। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? जितनी आपकी ऊंचाई है उसके हिसाब से आपका वजन कम है। तीसरा क्या है? कम वजन, यानी जितनी आपकी उम्र है उसके हिसाब से आपका वजन कम है। और चौथा है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, यानी आपके अंदर मिनरल्स की कमी। तो अल्प पोषण में ये 4 अभिलक्षण होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अल्प पोषण के क्या अभिलक्षण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं अगर कोई व्यक्ति अल्प पोषित है, तो प्लीज ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि इससे अच्छा टॉपिक मिलेगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूं। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पर अगर कोई प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एनएनएम पर, ठीक है ना, तो यहां से प्रश्न आ जाए तो ये आज का कंटेंट सुपर हिट है, याद रखिएगा। अब देखिए अंडर न्यूट्रिशन यानी अल्प पोषण, तो देखिए इसी को कहते हैं, जरा चित्र से समझिएगा, ये नॉर्मल हो गया बच्चा, और ये वेस्टेड हो गया। वेस्टेड यानी वेस्टिंग, जिसकी हाइट तो है, ये देखिएगा एक नॉर्मल बच्चे की हाइट ये है, और यही हाइट सबके लिए, जरा देखिएगा, यानी कि नॉर्मल बच्चा ये हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाइल्डहुड माल न्यूट्रिशन। अब आप देखिएगा वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब होता है कि इसकी हाइट तो नॉर्मल बच्चे के जैसी है, लेकिन देख लो नॉर्मल बच्चा कितना हेल्दी है, और ये क्या है देख सकते हैं, सूखा हुआ है, ठीक है ना। वो एक एक्टर थे बहुत पतले से, उनका नाम पता आप लोगों को, जो बिल्कुल कहते थे कि, अरे यार क्या नाम था, उनकी डेथ हो गई लास्ट ईयर, बड़े पतले से थे, नवाब अबाब का रोल किया करते थे, लंबे लंबे बाल, बिल्कुल पतले से। जब भी मैं मतलब किसी कमजोर व्यक्ति को देखता हूं उनका मुझे ख्याल आ जाता है, ठीक है। तो वेस्टेड यानी कि आपकी हाइट तो इक्वल है नॉर्मल बच्चे के जैसी, बट आपका जो वेट है वो इसकी तुलना में बहुत कम है, इसकी तुलना में बहुत कम है, यानी बहुत कम। स्टंटेड का मतलब क्या होता है बेटा? स्टंटेड का मतलब क्या होता है? यानी कि आपकी
एज के हिसाब से आपकी हाइट नॉर्मल बच्चे की जैसी नहीं है। ये देखिए हाइट में अंतर है ना। और अंडर वेट का मतलब क्या होता है कि आपकी एज के हिसाब से आपका वजन ही कम है। तो ये हो गया आपका, ये देख सकते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अब देखिए बहुत बढ़िया, ये बच्चों आज अगर ये इस पेज का कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, तो गरीबी और भूख पर इतना प्रश्न आता है पेपर 1 में, पेपर 2 में, निबंध में, आप जबरदस्त लिखेंगे। यहां पर दो रिपोर्ट को एक साथ उठाया गया और आप दोनों पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं हिंदू में, ये भी पढ़ चुके। एक है सोफी, बच्चा सोफी 2020 पढ़ा ना, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, यानी खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति पूरे विश्व में 2020, जिसे निकाला था फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने और कई अन्य संस्थाओं ने। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका, यहां से ध्यान करें तो ये सोफी रिपोर्ट। और दूसरा यहां उठाया गया जो एक इंस्टीट्यूट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रेड फॉर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, यूएस बेस्ड है, यूएस आधारित संस्था है ब्रेड फॉर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। यह निकालती है हंगर रिपोर्ट जो 2020 आई, जिसका थीम था बेटर न्यूट्रिशन, बेहतर पोषण, बेटर टुमारो, बेहतर कल, बेटर न्यूट्रिशन बेटर टुमारो। इन दोनों रिपोर्टों को एडिटोरियल राइटर्स ने उठाया और कहा कि इनमें दो वैश्विक रूप से अधिकृत संकेतकों का उपयोग किया गया, इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। दो इंडिकेटर्स जो वैश्विक रूप से स्वीकृत है उनका इस्तेमाल किया गया, जिसमें पहला है प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, POU, अभी बताता हूं क्या। दूसरा है प्रेवलेंस ऑफ मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी, यानी POU, इसको रट लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको मेंस लिखने में, निबंध लिखने में। PMSFI, अरे वो निबंध था ना, वे सपने जो भारत को सोने ना दें, वे सपने जो भारत को सोने ना दें था, तो यही तो स्वप्न है कि भारत में इतनी बुरी स्थिति है। ठीक है ना। प्रेवलेंस का मतलब होता है फैलाव, प्रसार। ठीक है ना। तो ये हो गया अंडर नरिशमेंट का प्रसार कितना है, और मॉडरेट, उदार या गंभीर फूड इनसिक्योरिटी कितनी है, ये दोनों आप याद रखिएगा। क्लियर है। और मैं, अच्छा आप लोगों को ये नहीं लगता कि ये सारी चीजें प्राइमरी के मास्टर्स को पढ़ानी चाहिए? ये सारी चीजें मैं एक और आपको दे रहा हूं, प्राइमरी मास्टर आप सुझाव में दीजिएगा, जो प्राइमरी के मास्टर्स हैं इनको प्रशिक्षण सप्ताह में एक दिन जिलाधिकारी के द्वारा देना चाहिए, जिसमें विशेषज्ञ लोग रहें। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और उनको पिक्चर दिखाना चाहिए, उनको कमरे में बैठा के सिनेमा हॉल में एक दिन उनको 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री भारत सरकार शूट कराए। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, मतलब जैसे हम लोग को ऐसे ही बेटा सोचना चाहिए, क्योंकि तभी आप अच्छे विश्लेषक बन पाएंगे। ठीक है ना। तो क्या करते, यानी एक सिनेमा बनवाते, क्या बनवाते, या एक सिनेमा 1 घंटे का 40 मिनट का, जिसमें बड़ा इमोशनली ये सारी बातें दिखाई जाती कि एक प्राइमरी स्कूल, यानी 2 प्राइमरी स्कूलों की कहानी, प्राइमरी स्कूल नंबर 1 और प्राइमरी स्कूल नंबर 2, 2 कहानियां सुनाई जाती सिनेमा में। एक में दिखाया जाता कि किस प्रकार से मिड डे मील और वो सारी समस्याएं हैं, और ये सारी रिपोर्ट वगैरह बताई जाती कि देश इसके कारण, आप लोगों के कारण कहां खड़ा है, और दूसरे में दिखाया जाता है कहां बेहतर हो रहा है, जिसके कारण आप लोगों की खराबी भी लोगों के सामने नहीं आ रही। मुझे बताएं, क्या अभिवृत्ति बदलती कि नहीं इन अध्यापकों की? हर जिले में एक दिन सिनेमा हॉल, हर 3 महीने में सिनेमा हॉल में एक पिक्चर लगवा दी जाए 1 घंटे की, उसके बाद डीएम साहब और कुछ विशेषज्ञ 2 घंटा इनको इंटरटेन करें, तो आप मुझे बताएं कि बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा कि नहीं आएगा? आए भले न आए, आप कॉपी में यही लिखिएगा। ठीक है ना। आप प्लीज इसको अपनी कॉपी में मुख्य परीक्षा में जरूर लिखिएगा। कुपोषण की समस्या के समाधान में, कुपोषण की समस्या के समाधान में नवाचारी रणनीति, यानी बिन मांगा सुझाव,
जो टॉपर्स कहते हैं बिन मांगा सुझाव। क्या है? बिन मांगा सुझाव। क्या है? बिन मांगा सुझाव। तो आपको वो देना पड़ेगा। ऐसी चीजें अगर हों तो देश बदले। लेकिन तो आप देख सकते हैं इन दोनों रिपोर्ट में, सोफी में और 2020 के हंगर रिपोर्ट में, सोफी में और हंगर रिपोर्ट में आप ध्यान रखें ये दो इंडिकेटर्स यूज किए गए, पीओयू और पीएमएसएफआई। इन दोनों के आधार पर अब हम भारत का विश्लेषण करने जा रहे हैं कि भारत में भूख और हंगर क्या क्या स्थिति में है। सॉरी, हंगर एंड कुपोषण। तो कुपोषण की व्यापकता, यानी पहला शामिल किया गया था कुपोषण की, यानी प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, और दूसरा प्रेवलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी, पीएमएसएफआई। ठीक है ना, पीएमएसएफआई। अब आप देखिए ये जो पीओयू है ये बहुत जरूरी है बच्चों, चूंकि आगे रिपोर्ट वही आ रही। यह उन लोगों का प्रतिशत है जो अपनी आवश्यक आहार, जितनी भी उनको उनके भोजन में ऊर्जा की आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त कैलोरी का उपभोग करें, यानी जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही। दूसरा क्या है? ये जो पीएमएसएफआई है यह उन लोगों के प्रतिशत की पहचान करता है जो ऐसे परिवारों में रहते हैं जो गंभीर या मामूली रूप से खाद्य सुरक्षित। ठीक है ना, मतलब गंभीर है, मामूली नहीं, इसे हम मॉडरेट कहेंगे। गंभीर या उससे कम, मतलब ठीक है ना, या तो एकदम से गंभीर या उससे थोड़े मॉडरेट। ठीक है ना, तो दोनों जो निकालते हैं, एक कैलोरी ऊर्जा और एक निकालता है खाद्य सुरक्षा। ध्यान रखिएगा, ये पहला वाला बच्चों कैलोरी ऊर्जा निकाल रहा है और दूसरा वाला खाद्य सुरक्षा निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? खाद्य सुरक्षा निकाल रहा है। दोनों पॉइंट एक बार मुझे बताएं, पीओयू पीएमएसएफआई दोनों क्लियर हो गए कि नहीं? एक कैलोरी पर है, एक खाद्य सुरक्षा पर है। दोनों क्लियर होंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो एडिटोरियल में मजा नहीं आएगा। ठीक है, एक में कैलोरी है, सारे बच्चे जो लाइव है नहीं है बाद में भी देखेंगे, ऐसे ही पढ़िएगा। हम बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं क्योंकि ये निबंध में, एथिक्स में, जीएस 1-2 में, मतलब समावेशी विकास 3 में, हर जगह जाएगा ये। और लगातार क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे नहीं आता, निर्धनता नीति की समीक्षा पूछता कि आप समीक्षा कीजिए, तो आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए जरा जो आंकड़े दिए गए उन दोनों सोफी और हंगर इंडेक्स में, तो भैया देखा जाए कि अगर गरीबी के संदर्भ, यानी गरीबी के संदर्भ मतलब गरीबी की तुलना में, यानी जितनी कमी गरीबी में आई है कुपोषण में कमी नहीं आई। यानी जो कुपोषण है, गरीबी में कमी आई 100%, यानी गरीबी में कमी आई बट कुपोषण में कमी नहीं आई। गरीब है, कुपोषित है। और जो कमी आई भी है वह हमारे पड़ोसी देशों चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनफैक्ट अफगानिस्तान की तुलना में बहुत कम पाई गई। यानी गरीबी में कमी आई। जैसे सरकार अगर कहती है ना कि गरीबी में कमी आई, तेंदुलकर समिति, फिर रंगराजन, उसके पहले और समितियां, तो आप देखेंगे कि कमी आई है। 27% हमारी ऑफिशियल जो बीपीएल है, यानी गरीबी में कमी आई है परंतु कुपोषण में कमी नहीं आई है। जिस प्रकार अगर हम गरीबी की तुलना में देखें और हम अपने पड़ोसी देशों से पूछें। अब देखिए, अगर हम देखें पीओयू के संदर्भ में, यानी कि जितनी आपको कैलोरी चाहिए, पीओयू यही है ना बेटा, पीओयू जो आपने पीछे पढ़ा दोनों, तो अगर हम पीओयू का लें, प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट यानी कुपोषण का जो पहला वाला यानी कैलोरी मानक वाला, तो आप देख सकते हैं 2001 से 18 में वह 24.7% कम हुआ। यानी कि हम लोगों को आवश्यक ऊर्जा दे रहे, कैलोरी दे रहे। 1 से 18 में हमने तरक्की की है, हमारी तरक्की हुई है, इट्स ओके। बट अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना में इतना गिर गया है। यानी जो आपका ये वाला एक बार फिर दिखा दूं जिससे आपका क्लियर हो जाए, जो कुपोषण की व्यापकता है यानी अपर्याप्त कैलोरी है, हमने 24% की कमी की है।
पिछले लगभग 17 वर्षों में चाइना ने 76% कम किया है, नेपाल ने 74%, पाकिस्तान ने 42%, अफगानिस्तान ने 37%, बांग्लादेश ने भी समझ लीजिए थोड़ा बहुत बेचारा झूल रहा है। ठीक है, और जो चाइना है उसका डिक्लाइन भारत से बहुत ज्यादा, यानी कि और उसने कैलोरी में बेहतर काम किया, जबकि 2000 में वह इस POU वाले लेवल पर भारत के साथ खड़ा था। अफगानिस्तान भारत से बेहतर है वर्तमान में, और पाकिस्तान और नेपाल भी भारत से तीव्र गति से जो कुपोषण उसको कम कर रहे हैं। अब अगर निबंध आए, मेरे प्यारे बच्चों, निबंध आए, वे सपने जो भारत को सोने ना दें, तो क्या लिखेंगे भाई? यही ये आंकड़े भारत को सोने नहीं दे रहे। और हमारी संसद कहां है? हमारी संसद कहां है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हमारी संसद कहां है? आप लोग विचार करिए, साहित्यकार वाली भाषा, ठीक है ना? हमारी संसद कहां है? चलिए बताइए। क्लियर है? बताइए मुझे। तो लोकतंत्र क्या है? अब थोड़ा साहित्य वाले बच्चों आ जाइएगा। हिंदी साहित्य प्लीज, जिनका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, आपके लिए कंटेंट आ गया। मैं वहां भूल गया था क्योंकि वहां पर आप लोगों का लिखा नहीं है, तो याद रखें, आ गया है। एक पंक्ति है, याद रखिएगा, ठीक है ना? ठीक है। अब नागार्जुन आपके कवि हैं, नागार्जुन कवि हैं, याद रखिएगा, नागार्जुन कवि हैं आपके, और इनकी 3 रचनाएं लगी हैं मेरे प्यारे बच्चों। 3 रचना, हरिजन गाथा, और उसके बाद आपका अकाल, और उसके बाद, ठीक है ना, और बादल को गिरते गिरता देखा है, अकाल और उसके बाद। तो एक अकाल की चर्चा उन्होंने की है, अकाल की। और इसके अलावा जो प्रगतिवाद साहित्य है उसमें भी गरीबी और भूख केंद्र में रहा, कविता के केंद्र में रहा। तो जब आप नागार्जुन को लिखिए, जब आप प्रगतिवाद को लिखिए, तो आप जरूर लिखिएगा इस POU के रेफरेंस को केवल एक पंक्ति में, कि भारत में कुपोषण देखें तो यह स्थिति है, जो कहीं ना कहीं नागार्जुन के अकाल और उसके बाद के साथ पूर्णतया, यानी वहां पर अकाल और उसके बाद, यानी अकाल होता है तो क्या होता है, और अकाल जब समाप्त होता है, और जो है चूल्हे में जब आग जलती है तो क्या क्या स्थितियां होती हैं, तो उसकी बात है। तो ये जो अकाल है, वह अकाल आज भी हम इस प्रकार की रिपोर्टों में देख सकते हैं। और फिर वहां पर आप लिखिएगा, कभी धूमिल की पंक्तियां याद आती हैं, ठीक है ना? तो अकाल और उसके बाद, ठीक है। चलिए इसको बस केवल इतना। और अगर निबंध में लिखिएगा लोकतंत्र, प्रश्न आया था लोकतंत्र के 70 वर्षों की यात्रा अगर आ जाए, लोकतंत्र की यात्रा, तो हम लिख सकते हैं, इन समस्त आंकड़ों को बताते हुए कभी लिखेंगे, कभी धूमिल की पंक्तियां यहां प्रासंगिक लगती हैं। कभी धूमिल की पंक्तियां क्या लगती हैं? अपने यहां लोकतंत्र एक तमाशा है, जिसकी जान मदारी की भाषा है। अपने यहां लोकतंत्र एक ऐसा तमाशा है, जिसकी जान मदारी की भाषा, यानी मदारी जिस प्रकार से बंदर को नचाता है, उसी प्रकार से हमारे लोकतंत्र में राजनेता वोट देने वाले नागरिकों को नचाते हैं। और विकास आ जाए तो वह ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, उसके तहत आ जाए, ग्रास रूट पर हम जाएंगे नहीं। समझ में आए बच्चों? देखिए कहां कहां से इंटरलिंक हो गया है, कहां कहां से इंटरलिंक हो गया है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका यहां से। अब आते हैं, इसके बाद कहा गया कि बहुत महत्वपूर्ण तत्व बाहर हैं।
ये कहा गया कुछ महत्वपूर्ण तत्व भारत में बाहर हैं। और कहां से बाहर हैं? तो अगर जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, जो कि इंश्योर करता है मेरे प्यारे बच्चों की सभी नागरिकों तक उचित कीमत पर पर्याप्त मात्रात्मक और गुणात्मक भोजन, एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड एंड अफोर्डेबल प्राइसेस। लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण तत्व गायब हैं इस एक्ट में। इस एक्ट की कमी बता जा रही है। इसमें दो तत्व, पहला दूसरा, क्या गायब है? यानी इसमें जो पोषण युक्त खाद्य वस्तुएं होती हैं, आइटम्स होते हैं, न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स होते हैं, उसको शामिल नहीं किया गया है। जैसे कि दालें और बहुत से ऐसे बेनिफिशरीज हैं जिन्हें इस एक्ट के तहत आना चाहिए, वो भी इससे बाहर है। तो दो कमियां हैं। बहुत से ऐसे बेनिफिशरीज हैं जिनको मिलना चाहिए इसका लाभ, वो इसमें नहीं है। और दूसरा, इसमें न्यूट्रिशन नहीं है। कोविड-19 पैंडेमिक ने नेशनल फूड सिक्योरिटी पर एक प्रश्न उठा दिया है कि अब इस पैंडेमिक की पृष्ठभूमि में न्यूट्रिशियस फूड भी शामिल करिए और जो लोग बाहर हैं उनको शामिल करिए, नहीं तो यह स्थिति और भी खराब होती चली जाएगी। फिर इसके बाद बच्चों एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है राइट टू फूड कैंपेन, मतलब एक इनिशिएट है राइट टू फूड कैंपेन, ठीक है ना? क्या है? इस राइट टू फूड कैंपेन ने हंगर वॉच, ठीक है ना, जारी किया। क्या क्या फैक्ट्स हैं उसमें? यानी आप गरीबी की स्थिति देखिए कि लगभग 29% आपकी कुल जनसंख्या क्या है? खाद्य रूप से असुरक्षित है। बाप रे बाप, 29% भारत की कुल जनसंख्या क्या है? क्या है? अब आप विचार करिए, 29% ये फूड इनसिक्योर है। और 17 से 19 में ये बढ़ करके इतनी, और अगर संख्या में देखें तो 375 मिलियन से बढ़ के 450 मिलियन हो गई है 2019 में। और यह कहा गया है कि अगर बेरोजगारी और इकोनॉमिक में इसी प्रकार से गिरावट जारी रही, अभी हम लोग इकोनॉमी की गिरावट भी पढ़ रहे हैं, भारत तकनीकी रूप से मंदी में आ गया है। आज की न्यूज, टेक्निकल रूप से जिसे हम रिसेशन कहते हैं, यानी कि जब 2 तिमाहियों में, मैं पहले ही बता दूं, जब 2 तिमाहियों में लगातार आप नकारात्मक वृद्धि दर्ज करें, ठीक है ना, गिरावट दर्ज करें, तो आपके यहां रिसेशन आता है। भारत अपने फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव था, सेकंड क्वार्टर आज अपने पास न्यूज में है, उसमें भी गिरावट में आ गया। तो हम उसको अगर यहां से इंटरलिंक कर दें तो जहां बेरोजगारी रहेगी, डीप इकोनॉमिक स्लंप रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा, यानी गिरावट रहेगी, तो परिणाम क्या होगा? यह स्थिति और कमजोर हो जाएगी, यह याद रखिए। आगे की रणनीति क्या है? तो सबसे पहले कहा गया जो आपका पीडीएस है उसको सार्वभौमिक करिए, ठीक है ना। फिर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ डालिए, क्वालिटी वाले, यानी जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स भी हो, और कम्युनिटी किचन, सामुदायिक रसोई लेकर के आए, जैसा तमिलनाडु वगैरह में। अभी तक की कुपोषण को रोकने के लिए कौन कौन सी स्कीम है बच्चों? 1975, देखिए कितना बढ़िया एडिटोरियल था, सब था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समेकित बाल विकास योजना 1975। 1993 की राष्ट्रीय पोषण नीति, 2013 का नेशनल हेल्थ मिशन, फिर इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, या जिसे हम पोषण अभियान कहते हैं, जिसका लक्ष्य है 2022 तक भारत को माल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से मुक्त करना। क्या हो पाएगा?
क्या हम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? चलिए बताइए, क्या हम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे? बताते रहिए, क्या प्राप्त कर पाएंगे? निष्कर्ष, हमें सीखने की जरूरत है। किससे? इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार यूएन फूड प्रोग्राम को दिया गया, संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। ऐसे में भारत को सबक लेते हुए कुपोषण और भुखमरी पर काम करने की आवश्यकता है। यह समय की आवश्यकता है, ठीक है ना, सबक लेते हुए। अगला टॉपिक आपके सामने है IQ IPH LM टीच टैक टेक टैक टेक 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 टेक। अब मैंने कहा था IR, तो भैया पॉलिटिकल साइंस वालों तैयार हो जाइए। PSIR, ये जो चाइना के फिर से 43 ऐप्स को बैन किया गया, उसके ऊपर है। क्या ये भारत की एक्टिव डिप्लोमेसी है, यानी सक्रिय कूटनीति, या पैसिव डिप्लोमेसी से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है? ये सुरक्षा डिप्लोमेसी है या भारत की एक्टिव डिप्लोमेसी है? ये क्या हम इसे टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका। ये क्या है? यानी कि जब से जून के बाद, यानी जून 2020, चीन से हम LAC लद्दाख पर लगातार स्टैंड ऑफ की स्थिति में आए, और हम तब से अब तक 2050 से अधिक चीनी मोबाइल ऐप को रोक चुके हैं। और चीन ने हम पे आरोप लगाता, चीन ने कहा है कि भारत ऐसा करके, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल करके चीनी ऐप्स को निशाना बना रहा है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़े। तो ये भारत की क्रिया, ये चीन की प्रतिक्रिया। ये भारत की क्रिया, ये चीन की प्रतिक्रिया। भारत ने बैन क्यों किया? क्यों भाई? क्योंकि चीन बार बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी सीमा को स्थानांतरित करके अक्साई चीन पर कंट्रोल कर चुका, वो लद्दाख तक आना चाहता है। वो उसकी बहुत चालाक है, मैंने पहले ही बताया है, ये बहुत खतरनाक देश है, ठीक है ना। वाई द बैन? वाई द बैन? तो भाई सीमा को स्थानांतरित कर रहा है कि लद्दाख के साथ आ जाए। और दूसरा, सरकार का कहना है कि IT अधिनियम की धारा 69A कहती है कि अगर भैया भारत की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कोई खतरा वतरा हो तो उसको बैन कर दो। हमने बैन कर दिया। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, मतलब उनकी तरफ से, कि यह भेदभावकारी व्यवहार है भारत का, जो द्विपक्षीय सहयोग को आगे खराब करेगा। इंडिया के लिए क्या क्या रिस्क है, तो यहां यह बताया गया कि भाई चाइना विश्व में तकनीकी क्षेत्र का वैश्विक प्लेयर है, वैश्विक सप्लाई चेन में उसकी बड़ी भूमिका है, इसलिए हम उसे साइडलाइन कर दे पूर्णतया यह संभव ही नहीं है। और दूसरा क्या है कि अगर आप इस प्रकार से बार बार बैन करेंगे ऐप्स को, तो जो वैश्विक निवेशक होते हैं, जो इंटरनेट कंपनियां होती हैं, जो वैश्विक निवेशक हैं, जो इंटरनेट कंपनियां होती हैं, वो क्या करेंगी? ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड इंटरनेट कंपनीज, वो आपके यहां आने से डर जाएंगे, उनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके फायदे क्या हैं? तो ऑब्वियस है, चाइना जब जाएगा भारत के ऐप मार्केट से, तो भारत के जो लोकल इस प्रकार के ऐप्स हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, भारत की बहुत बड़ी इंटरनेट मार्केट मिलेगी। दूसरा क्या है कि भारत इसके माध्यम से अपनी जो पैसिव डिप्लोमेसी का मतलब कि तुम कुछ भी करते रहो, हम कोई भी जो है एक्शन नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, भारत ऐसा करके अपनी पैसिव डिप्लोमेसी की छवि को तोड़ करके एक्टिव डिप्लोमेसी वाले भाव में आ गया। और इसके साथ साथ इससे चाइना जो वैश्विक रूप से डिजिटल लीडर बनना चाहता है, तो उस पर भी उसकी इस जो आकांक्षा है उस पर भी यह चोट करेगा, क्योंकि भारत के बाजार को कोई भी नकार नहीं सकता। तो ये हो गया आपको IQIP। तो भारत चाइना रिलेशन पर कुछ आए तो आप इसको प्लीज कर लीजिएगा। ये बच्चों एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टीके के बारे में है, जो वैक्सीन वगैरह है, ये भी हमारे लिए आज बताएं, फ्राइडे का होता नहीं है, कुछ क्राइम से जुड़ा है। GDP मेरे प्यारे बच्चों 2 क्रमिक तिमाहियों, यानी पिछली तिमाही, ठीक है ना, और अब ये वर्तमान तिमाही आ गई है 7.5% पर गिर के, और केवल कृषि क्षेत्र में पॉजिटिव रहा है।
इसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल वर्ड में, यानी टेक्नोलॉजिकल वर्ड में कि आपकी टेक्निकल रिसेशन में आ गए, यानी तकनीकी रूप से अब हम मंदी में आ गए। भारत एक मंदी वाला देश है, और हम लोगों ने परसों ही बहुत सुंदर एडिटोरियल किया था कि भारत मंदी में है, तो उससे निर्यात प्रेरित रणनीति अपनानी चाहिए, वो हमने बताया आपको। अब इसके बाद ये बहुत अच्छा टॉपिक है, सी स्पार्कल। ये क्या है भैया? ये देखिए, कभी कभी अब मैंने तो कभी देखा नहीं भैया, जो समुद्र मुद्र रहते होंगे शाम को उनको एक चित्र दिखाई पड़ता होगा। ये देखिए, ये चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये चित्र, इसे कहते हैं समुद्री चमक। ये देखिए पानी है, ये भी पानी है, लेकिन यहाँ किनारे देखिएगा आप, समुद्र के किनारे, तो ये चमक दिखाई दे रही है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं नॉक्टिलुका सिंटिलेंस। अब भैया नाम याद करेगा, इंग्लिश में ये लिखा है नॉक्टिलुका सिंटिलेंस। अब ये नाम याद करना पड़ेगा। ये कर्नाटका के तट पर देखे जा रहे हैं। क्या है? इसे क्या कहते हैं? ये खिलना, यानी जैसे ना फूल की तरह खिल रहे हैं ना, कर्नाटका के तट पर जैसे फूल कोई खिल जाए, तो ये खिल रहे हैं, जिसे हम समुद्री चमक कहते हैं। तो अब ये प्रीलिम्स का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि नॉक्टिलुका सिंटिलेंस क्या है। यह नॉक्टिलुका सिंटिलेंस क्या है, जिसे आमतौर पर समुद्री चमक के रूप में, तो आपने देख लिया कर्नाटक के तट पर ये क्या कर रहा है, जो सूक्ष्म शैवाल होते हैं उनको विस्थापित कर देता है। यानी सूक्ष्म शैवाल जो बेटा डायटम होते हैं, ये डायटम जो होते हैं समुद्री खाद्य श्रृंखला, मैरीन फूड जो चैन है उसका एक हिस्सा है। तो इसके कारण से जो वहां की मछली वगैरह हैं, जिनका नाम जैसे प्लैंक्टिवोरस, ये सब क्या है? वंचित हो जा रहे हैं भोजन से। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, वहां के वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च किया है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो ये अच्छा पॉइंट था। एक मैं सर्वे कराना है, दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा भाई, क्यों नहीं दिख रहा? ठीक है, अब आगे आते हैं। ये श्रीलंका में, कोई मतलब नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में रहने वाले तमिल परिवार LTTE के जो लोग मारे गए थे गृह युद्ध में, उनके लिए हीरोज डे मनाते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ केवल इसलिए रखे रहिएगा क्योंकि जो श्रीलंका में सिंहली बनाम तमिल है, तो जब कभी मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये आएगा, तो मैं आपको उल्लेख करूंगा कि वहां पर तमिल जिन्हें विद्रोही माना जाता है हीरोज डे के रूप में, तो इसी वजह से राजनीति का ध्रुवीकरण हो जाता है और सिंहली एक साथ आ जाते हैं, जिसके कारण राजपकाशे बंधु या राजपक्षे बंधु हमेशा लीड कर रहे हैं सिंहली नेतृत्व लेकर के। अब अंतिम न्यूज है, भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में अक्टूबर औद्योगिक 2.5% की गिरावट आई। भारत के जो कोर सेक्टर हैं, कोर सेक्टर में कौन कौन शामिल, रट लीजिए। कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर है, स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। और इन सब में जो बहुत पिछले काफी गिरावट थी पिछले महीने, इस महीने थोड़ा ठीक हुआ। तो क्यों हुआ? चूंकि जो उर्वरक है, चूंकि कृषि अच्छा कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो कोल है, ये तीनों थोड़ा थोड़ा ठीक प्रदर्शन किए हैं, इसलिए ओवरऑल आउटलुक ठीक आया है। मैं आप लोगों से एक सर्वे कराना चाहता हूं, 1 मिनट जाइएगा नहीं। अगर आज के जैसा कुछ कंटेंट इंग्लिश में रहे तो क्या नहीं चल पाएगा? अगर, क्योंकि मैंने तो पूरा हिंदी पढ़ा है बेटा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं इंग्लिश। एक बार मुझे प्लीज बता दीजिए सब लोगों से मैं सर्वे, अगर इंग्लिश रहे तो आज का लेक्चर आपको सही लगा, मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा यार। बड़ा हिंदी में एकदम नरक हो जा रहा है, मतलब समझ लो 5:30 बजे से एकदम मेरा 10 बजे तक ब्लॉक हो जाता है। कोई दिक्कत है भाई? मैं तो हिंदी ही बोल रहा हूं ना, मैं बोलूंगा हिंदी, तब थोड़ा कंटेंट में अर्थ का अनर्थ, ठीक है। एक बार बच्चा सब लोग प्लीज बता दीजिए, चल जाएगा ना? ऐसा नहीं, मतलब दोनों भाषा रहेगी, मिक्स रहेगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, इंग्लिश नहीं रहेगा, मिक्स रहेगा, ये मान के चलिएगा। फटाफट सारे बता दो, 350 लोग हो अभी, सारे बता दो, मैं देख रहा हूं। लगभग 99.9% चल रहा है कि चलेगा। IAS वालों के लिए क्या दिक्कत है यार, इतना चले। मुझे मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी राहत मिल जाएगी, तब बच्चे कहते हैं ना 1 मिनट रुक जाना, मैं आपके लिए टाइम नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे टाइम नहीं मांग, फिर ऐसी पिक्चर्स लगेंगी, ऐसी पिक्चर्स वगैरह आप लोग कहते हैं ना सर पिक्चर से समझाइए।
अब भैया जब पूरा टाइम लिखने में ही बीत जा रहा, हम पिक्चर कहां से लगाएं? तब मेरे पास चूंकि इंग्लिश का करने में और उसका हिंदी थोड़ा बहुत 1 घंटे 1.5 घंटे ज्यादा लग ही नहीं सकता, तो मेरे पास टाइम बचेगा, मैं पिक्चर्स वगैरह लगाऊंगा, ऐसे पिक्चर्स वगैरह इस टाइप की, तो आपको जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। तब पिक्चर्स में पढ़ेंगे, ज्यादा विजुअलाइजेशन होगा। मैं कोई बात नहीं, मंडे से एक ट्राई करता हूं, मंडे से एक ट्राई करता हूं, 1 हफ्ते का, 1 वीक का, जैसे आज किया। अरे आज भी तो रहा भैया, आज से मंडे तक करता हूं, आज से मंडे तक करता हूं। अरे मतलब मंडे वाला वीक पूरा 1 हफ्ते। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग बोल दीजिएगा, बुरा लगेगा तो भी बोल दीजिएगा, ठीक है? तो थोड़ा पिक्चर्स वगैरह और आएंगी, मेरा समझाने का दायरा और खुलेगा, क्योंकि मैं बच्चों ये सबको पता है जो मुझसे प्लस में पढ़ते हैं या आप लोग यहां पढ़ते हैं, जब मैं कंटेंट लिखा रहता है ना बहुत ज्यादा, तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वही मेरी जान है। मतलब मैं खुद ये बात कह रहा हूं कि जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं, जो इंटरलिंक करता हूं, वो मेरी जान है, वो मेरा प्राण है। मतलब आपको भी पसंद है, लेकिन वो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं मोहब्बत करता हूं अपनी उस चीज से, तो फिर मैं और कर पाऊंगा। क्योंकि आप बताऊं, मैं 8:45 तक तो हमारा टाइप होता रहता है, सेट होता रहता है पूरा दिमाग, तो मतलब मैं ट्रांसलेट करता हूं, फिर वो लोग टाइप सेट करते हैं। तो अदरवाइज अगर 5:30 से कोई 1.5 घंटे में सेट कर दे, उसके बाद मैं अटैक कर दूं उस पर, उसका एनालिसिस करने में मजा आ जाएगा। मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि मेरा एनालिसिस जब मैं फ्री हैंड क्लास लेता हूं, चाहे यूट्यूब पे लूं, प्लस पे तो बच्चे मानते नहीं हो, तो यही कि सर आप फ्री हैंड लीजिए, वो मुझे लेने नहीं देते हैं। प्लस पे अगर बच्चे हो तो कमेंट करके बताइए, यूट्यूब वाले बच्चों को, वहां बच्चे बिल्कुल नहीं चाहते हैं 1% भी कि सुनील सर लिखा हुआ कंटेंट पढ़ाएं, क्योंकि उनको पता है कि जब आदमी इसके पास कंटेंट नहीं होता है स्क्रीन पर, तब ये ज्यादा प्रेजेंटेबल हो जाता है। क्योंकि मेरा मुख्य परीक्षा पे कमांड है, तो मुझे लगता है, और आप सबको बच्चों अच्छे से पता, पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि कमांड भी 1-2 नंबर का नहीं, पूरा मुख्य परीक्षा 750, यानी 2-3-4 ऑप्शनल अच्छे से आते हैं, ऐसे अच्छे से आता है, एथिक्स अच्छे से आता है, GS 1 2 3 भी बेटा बहुत अच्छा नहीं, काम वर्ग आता है, आप सब लोग बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए अच्छा ही है। तो पूरा 1750 नंबर पे कमांड है। तो इस वजह से एनालिसिस करने की एक सीमा बन जाती है, जब कंटेंट मतलब टाइम नहीं मिल पाता। या तो एक और सर्वे, मैं 1 मिनट और, या तो आप लोग एक सर्वे और करा रहा हूं, एक सर्वे और, या तो आप लोग कह दीजिए कि मैं शाम को पढ़ाऊं, मैं शाम को पढ़ाऊं, या दोपहर में 2 बजे पढ़ाऊं, मैं ये सर्वे करा रहा हूं, 2 PM पढ़ाऊं, ठीक है? तो मुझे और टाइम मिल जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह फिर वो ट्रांसलेशन में ही टाइम बीतता है, सोच नहीं पाते, और तब भी मैं इतना करता हूं। तो अब आप लोग विचार कर लीजिए क्या करना है। मिलते हैं बच्चों, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल मंडे मिलूंगा अब मैं, और मंडे अच्छा ओके, 1 मिनट रुकिए। कल बच्चों, कल मेरी स्पेशल क्लास इस समय चल रही है, आप लोग मिस कर रहे हैं, जबरदस्त चल रही, सुपर 10 प्रीलिम्स क्वेश्चन की, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी हिट जा रही, स्पेशल क्लास फ्री वाली। कल हिस्ट्री का कंप्लीट टेस्ट है। कंप्लीट टेस्ट कैसे होता है? एक तरफ गर्ल्स हो जाती हैं, एक तरफ बॉयज हो जाते हैं, और मेरी रनिंग कमेंट्री होती है। बहुत मजा आएगा आपको, मेरा एक रूप और देखने को मिलेगा। रनिंग कमेंट्री मस्त होती है, और फिर हम लोग जबरदस्त। तो कल इतिहास के, समस्त इतिहास का टेस्ट है, 5 बजे 6 बजे आप मेरे साथ बने रहेंगे। 2 क्लास होगी, स्पेशल क्लास, ठीक है? कल तो बने रहें एंड बने रहें। और प्लीज एक बार मुझे बताएं कि आप लोग अगर इंग्लिश में कंफर्ट हैं। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।